यार जनरली जब शादी वगैरह होती है तो पहले जमाना अलग था जब सिर्फ लड़कों से पूछा जाता था। अब लड़कियों से भी पूछा जाता है एक बेसिक सा सवाल कि यार कितना कमा लेते हो। ये कितना कमा लेते हो से हम ये पता करना चाहते हैं कि उसके पास पैसे कितने हैं, या हम ये पता करना चाहते हैं कि उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा। कि भाई अगर कोई बाप अपनी बेटी की शादी किसी से कर रहा है तो वो पूछेगा कि बेटा कितना कमा लेते हो, मतलब किस तरीके की जिंदगी गुजारते हो और मेरी बेटी को किस तरीके की जिंदगी दे पाओगे। आजकल लड़कियों से भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के थ्रू कितना कमा लेते हो हम क्या पता करना चाहते हैं कि सामने वाला किस तरीके की जिंदगी गुजारता है, किस तरीके का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, टू व्हीलर में घूमता है या फोर व्हीलर में घूमता है ना। एक जनरल आइडिया आपको लग जाता है। इसी तरीके से आप ये जानना चाहते हो कि कोई बिजनेस फ्लरिश कर रहा है या कोई स्टार्टअप अच्छा खासा चल रहा है या नहीं, तो आप उससे पूछते हो कि यार महीने का या क्वार्टरली कितना प्रॉफिट कर लेते हो, या सालाना लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट कमा लिया था, है ना। तो ले दे के हम कमाई ही तो देखते हैं। अब अगर हमको किसी कंट्री की पता करना है कि भाई उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उस कंट्री की में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, तो उस कंट्री का हम इनकम कैसे पता करेंगे, या इनकम को क्या बोलेंगे। हम उस कंट्री की इनकम को बोलेंगे नेशनल इनकम, और इसी छोटू से कंसेप्ट का एक पार्ट हम आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सो गाइस, वेलकम टू यस एकेडमी। मेरा नाम है विशिष्टा। आई एम अ BA LLM। सो मैंने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में किया था, जिसमें मैंने हर तरीके की इकोनॉमिक्स पढ़ी है, चाहे वो नेशनल लेवल की हो या इंटरनेशनल लेवल की हो। कुछ कुछ आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू को ऑथर अ फ्यू थिंग्स विद माय टीचर्स एज वेल। एंड इकोनॉमिक्स हमेशा से ही मेरा काफी ज्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। एक मेजर रीजन इसके पीछे का ये भी था क्योंकि बहुत ही कम ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप थियोरिटिकली जब पढ़ते हो उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकते हो। इको इज वन सच सब्जेक्ट। तो मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से BA LLB एंड अगेन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से ही LLM भी किया है। एंड थैंकफुली आई हैव हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू टीच वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स व्हिच इज योर इकोनॉमिक्स। खास तौर पे अब CACET में जो हम पढ़ते हैं व्हिच इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। इन दोनों के बीच में भी काफी बड़ा डिफरेंस है। ये दोनों टर्म्स आप इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते, जो हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो भाई यहाँ तो आपने बेसिक मेरे बारे में जान लिया। यस एकेडमी इज एन एकेडमी जो आपको पुणे में मिल जाएगी। आप चाहें तो हमारे पास आके फेस टू फेस भी पढ़ सकते हैं, या नहीं आ सकते मैम, हम देश दुनिया के किसी दूसरे कॉर्नर में रहते हैं, अभी तो नहीं आ पाएंगे, कोई बात नहीं। आप लाइव लेक्चर्स भी लगा सकते हैं और आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, ठीक है। कुछ और डिटेल्स में लेटर ऑन इन द वीडियो बात करेंगे, बट सबसे पहले आ जाता है भाई कंट्री के ऊपर। कंट्री में हम बात कर रहे थे नेशनल इनकम की। एक किसी कंट्री में क्या हालत चल रही है वो हमें उसकी नेशनल इनकम से पता चलेगा। नेशनल इनकम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई एक कंट्री में कितने सारे प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, या जिसको हम फर्म्स बोल सकते हैं। अच्छा, सब या तो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, है ना। आप हर चीज को या तो गुड्स में कैटेगराइज कर सकते हो या फिर सर्विसेज में कैटेगराइज कर सकते हो। अगर इन सारे के सारे गुड्स की वैल्यू और इन सारी की सारी सर्विसेज की वैल्यू, मैं वैल्यू क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक कंट्री में भाई मान लो अगर 2 लाख कंप्यूटर प्रोड्यूस हुए, 1.5 लाख कैमरे प्रोड्यूस हुए, 50,000 पर्दे प्रोड्यूस करे, इन तीनों को ऐड करने के लिए एक कॉमन वैल्यू तो चाहिए रहेगा ना, या एक कॉमन डिनोमिनेटर। तो इनकी वैल्यू को ऐड करते हैं हम बस पैसों के टर्म्स में या मॉनिटरी टर्म्स में, ठीक है। तो 2 लाख कंप्यूटर का प्रोडक्शन कितने का हुआ, 50,000 पर्दों का प्रोडक्शन कितने का हुआ, मॉनिटरी वैल्यू यानी पैसों के टर्म्स में वैल्यू हम निकाल के उसको ऐड करते हैं, क्योंकि उसी को हम ऐड कर सकते हैं जब हम इसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, वापस चलो, जो हम सैलरी पूछ रहे थे तो बंदा कैसे बताता है। मान लो किसी की सैलरी है 12 लाख, तो वो क्या बोलते हैं 12 LPA, यानी 12 लाख पर एनम। कुछ टाइम लिमिट लगा के बताता है, या हम अज्यूम कर लेते हैं जनरली लोग अपने पूरे साल का पैकेज ही बताते हैं। तो हमको क्लैरिटी के लिए ये भी चाहिए रहता है ना कि भाई कितने टाइम में तुम इतना कमा ले रहे हो। सेम इसी तरीके से अगर किसी कंट्री की मैं आपको नेशनल इनकम बता रही हूँ कि भाई फलाना फलाना करोड़ रुपए है, तो आप पूछोगे ना कि मैम ये इतना टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो हम समझ गए प्रोड्यूस्ड, लेकिन 1 साल में, 6 महीनों में, 1 क्वार्टर में, 2 साल में कितना। तो भाई हमेशा अपन नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट करते हैं एनुअली इन अ कंट्री, मतलब 1 साल के अंदर किसी कंट्री के अंदर टोटल वैल्यू ऑफ क्या चीज, गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड, नहीं प्रोड्यूस, क्योंकि हम कंट्री की हैसियत जानना चाह रहे हैं। तो कंट्री में कितना प्रोड्यूस हो जा रहा है हम उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। ये बेसिक हो गया नेशनल इनकम। अच्छा, एक जो कंसेप्ट के बारे में मुझे आपको आज बताना था और बात करनी थी
ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें मुझे भी एज अ स्टूडेंट बहुत ज्यादा दिक्कत जाती थी। पहली बार में कभी नहीं समझ में आया टिल आई वाज एबल टू सिट एंड इसका एग्जाम्पल लेके मैं समझ पाई, जिसको बोलते हैं जीडीपी एंड जीएनपी। तो नेशनल इनकम के ही अंडर हम दो कंसेप्ट पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी बोले तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बीच का अगर आपको डिफरेंस याद हो गया ना तो काफी हद तक आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, और इन्हीं दोनों के बीच में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। आज इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब डोमेस्टिक में एक वर्ड जो आपको याद रखना है इस घरेलू, नेशनल में एक वर्ड आपको याद रखना है राष्ट्रीय। डोमेस्टिक बोले तो घरेलू, घर के अंदर, राष्ट्रीय बोले तो नेशनल, घर के बाहर भी हो सकता है लेकिन नेशनल है तो चलेगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो कि ये इंडिया है। अब मेरी ड्राइंग बेटा उतनी अच्छी नहीं है बट चलो थोड़ा सा मुझे आता है, तो मान लो, अज्यूम कर लो कि ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया में दो लोग हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम दो का ही एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारे होते हैं लेकिन दो लेंगे। ठीक है, ए और बी। मान लो ए है छोटा भीम, ठीक है, और बी है डोनाल्ड ट्रंप। ए जो है वो इंडिया का खुद का ही बंदा है, यानी इंडिया का नेशनल है। इंडिया में ही बैठ के कोई प्रोडक्शन यूनिट इसने डाली हुई है और कोई एक्स गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। डोनाल्ड जो है वो, मान लो ये है यूएसए, अमेरिका। डोनाल्ड जो है ना वो अमेरिका का है, अमेरिका का नेशनल है, जो इंडिया में आके प्रोडक्शन यूनिट खोलकर बैठा हुआ है और प्रोडक्शन कर रहा है। ये हो गए दो लोग। अब यूएस में सी और डी बैठे, ठीक है। सी हो गया बड़ा भीम और डी हो गया रॉबर्ट। बड़ा भीम इंडिया का बंदा है जो यूएस में जाके प्रोडक्शन कर रहा है, इंडिया का नेशनल है जो कि यूएसए में जाकर प्रोडक्शन कर रहा है, और रॉबर्ट यूएसए का ही खुद का नेशनल है जो वहीं पे बैठ के प्रोडक्शन कर रहा है। अब जीडीपी समझेंगे। जीडीपी मैंने बोला था डोमेस्टिक से एक वर्ड याद रखो जिसको बोलते हैं घरेलू, घर के अंदर की बात। मतलब जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम हमको सिर्फ उन गुड्स एंड सर्विसेज को देखना है जो हमारे घर के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी हमारी कंट्री की बाउंड्री, लिटरली कंट्री की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। मुझे बताओ क्या यहाँ पर ए यानी छोटा भीम जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन कर रहा है, जब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या छोटा भीम का पूरा प्रोडक्शन जो भी हो रहा है वो ऐड करेंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि क्या वो कंट्री के बाउंड्री के अंडर है? यस, तो ए ऐड करेंगे। प्लस डोनाल्ड बंदा कहाँ का है? यूएसए का, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ कर रहा है? इंडिया के अंदर बैठ के कर रहा है। तो इंडिया के अंदर बैठ के डोनाल्ड जो प्रोडक्शन कर रहा है इंडिया की बाउंड्री के अंदर, भले ही वो यूएसए का बंदा है, लेकिन अगर इंडिया की बाउंड्री के अंदर हमारे घर के अंदर है, घरेलू, तो हम उसकी भी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है उसकी भी वैल्यू ऐड करेंगे। ये हो गया हमारा जीडीपी। मैम बड़ा भीम भी तो इंडिया का है, बड़ा भीम भी तो इंडिया का ही है, यूएसए में जाके प्रोडक्शन कर रहा है, बट वो भी तो पैसे इंडिया में भेज रहा होगा ना, उसकी वैल्यू जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे। जीडीपी में बाउंड्री के बाहर से कोई मतलब नहीं है हमें। वहीं अगर हम जीएनपी कैलकुलेट करें, यानी अब बात हो रही है नेशनल की, मतलब हमको इससे कोई मतलब नहीं है इंडिया में कौन है, हमको इससे मतलब है कि इंडिया का नेशनल कौन है। तो इंडिया के नेशनल में जब हम कैलकुलेट करेंगे, जीएनपी बोलेंगे हम उसको, तो यहाँ क्या छोटा भीम इंडियन नेशनल है? यस, और इत्तेफाक से वो इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसको तो ऐड करेंगे ही ए। प्लस क्या डोनाल्ड इंडिया का नेशनल है? नहीं, लेकिन मैम इंडिया के अंडर प्रोडक्शन कर रहा है तो हम जीडीपी में ऐड कर देंगे, जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे। चलो यूएसए, यूएसए में रॉबर्ट तो यूएसए का ही नेशनल है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ना इंडिया में है, ना इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है और ना इंडिया का नेशनल है, रॉबर्ट को छोड़ दो। बचा सी छोटा भीम, सॉरी बड़ा भीम, बड़ा भीम जो यूएसए में बैठा है, लेकिन क्या इंडिया का नेशनल है? यस, और हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं अभी? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो क्या बड़ा भीम का जो भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड है उसको हम ऐड करेंगे जीएनपी में? एब्सोल्युटली, ठीक है। ये हो गया जीएनपी ए प्लस सी, यानी जीएनपी हो गया छोटा भीम प्लस बड़ा भीम, जीडीपी क्या हो गया? छोटा भीम प्लस डोनाल्ड।
क्योंकि जीडीपी में हमको सिर्फ हमारी बाउंड्रीज के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे मतलब है। ऑन दी अदर हैंड जीएनपी में हमको इस चीज से मतलब है कि कौन नेशनल है जो कि प्रोडक्शन कर रहा है, बाउंड्री के अंदर होने से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आपको जीडीपी दिया हुआ है, ठीक है, यहां तक आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। मैं आपको बोलूं बेटा आपको जीडीपी दिया है, मुझे निकाल के बताओ जीएनपी। जीडीपी दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू दी है, मुझे निकालो जीएनपी। तो जीडीपी और जीएनपी में ए और ए तो कॉमन है, सेम रहेगा। जीडीपी में बी है लेकिन जीएनपी में जरूरत नहीं है बी की। बी बोले तो डोनाल्ड, डोनाल्ड जो भी कमा रहा है या जो भी प्रोडक्शन डोनाल्ड कर रहा है उसकी जरूरत हमको जीएनपी में नहीं है। मतलब हम क्या करेंगे, जीडीपी की वैल्यू लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे बी को, क्योंकि जीएनपी में बी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जीएनपी में किस चीज की जरूरत है, सी। और क्या सी यानी कि बड़ा भीम का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है क्या वो जीडीपी में पहले से एडेड है, नहीं है, तो उसको अलग से हमको ऐड करना पड़ेगा सी को। तो जीडीपी में से हम माइनस कर देंगे बी का प्रोडक्शन और ऐड कर देंगे सी का प्रोडक्शन। इसको अच्छी भाषा इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर हम समझें तो हम बी की इनकम, बी कौन हो गया, बी हो गया डोनाल्ड। डोनाल्ड की इनकम क्यों हम नेशनल में ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया का नहीं है। ये हो गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। डोनाल्ड की जो इनकम है वो यूएसए जा रही है, हमारे यहाँ से जा रही है। तो पार्टी में या कहीं भी बर्थडे पार्टी में जाते हो, गिफ्ट देते हो ना, जिसको देते हो लिखते हो टू, जिसकी तरफ से जाता है लिखते हो फ्रॉम। तो ये बाहर जा रहा है तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड जा रहा है ना यूएसए। वैसे ही सी हो गया बड़ा भीम। बड़ा भीम की इनकम इंडिया में आ रही है तो फॉरेन से आ रही है, इसको लिखेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आ रही है ना, अगर मुझे गिफ्ट मिल रहा है तो किसी की तरफ से आ रहा है तो फ्रॉम लिखा रहेगा ना, तो उसको बोलेंगे फीफा, शॉर्ट में फीफा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फीटा हम करते हैं माइनस और फीफा हम करते हैं प्लस। सिंपल बन गया फॉर्मूला और इसी को हम प्यार से बोलते हैं द गोल्डन रूल या फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। समझ में आया? सिंपल, अगर मुझे जीडीपी दिया है और मुझे निकालना है जीएनपी तो मैं क्या करूंगी, मैं जीडीपी में सबसे पहले माइनस कर दूंगी फीटा यानी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और मैं ऐड क्या कर दूंगी, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये माइनस ये प्लस करके जो भी वैल्यू मेरी बच जाएगी वो कहला जाएगी जीएनपी, एंड दिस इज नोन एज the first golden rule of your economics. I hope this is clear to everyone. अच्छा, नेशनल इनकम में जनरली बच्चे इतना ज्यादा डरते या घबराते क्यों हैं? एक छोटा सा रीजन है उसके पीछे, ये कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले मैम रटें कैसे, याद कैसे करें, कोई जरूरत नहीं है याद करने की। दैट इज गोइंग टू बी माई अप्रोच इन टीचिंग यू इकोनॉमिक्स। जब भी मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी, और मैंने क्योंकि खुद भी वैसे ही पढ़ा है, तो अप्रोच हमेशा यही रहेगी कि रटेंगे नहीं, समझेंगे। जब आप किसी चीज को समझ लेते हो ना, वो चीज अपने आप आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, और जब कोई चीज सबकॉन्शियस में बैठ चुकी है तो उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, सुबह सुबह सोकर उठते हो, टूथब्रश में टूथपेस्ट लगा के ब्रश कैसे करना है, नर्वसनेस या एंजाइटी होती है उसको लेकर कि कैसे करेंगे, ओ शिट आज क्या टूथब्रश लेफ्ट हैंड में पकड़ू क्या राइट हैंड में पकड़ू। कंसेप्ट क्लियर है ना कि दांत घिसने हैं, सिंपल है, लेफ्ट में पकड़ो राइट में पकड़ो क्या फर्क पड़ता है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही इतना ही नेचुरल आपको इकोनॉमिक्स आना चाहिए। जिस दिन इतना नेचुरली आपको इकोनॉमिक्स आ जाएगा ना, आपको किसी फॉर्मूले से डर नहीं लगेगा। और इसलिए हम क्लास में एक एक फॉर्मूला क्रैक डाउन करके पढ़ते हैं या एक एक फॉर्मूला क्रैक डाउन करके समझते हैं, जैसे हमने अभी अभी समझा। अच्छा, इसका एक और वेरिएशन मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लो मेरे को जीडीपी दिया है, ठीक है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया है, मुझे निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी दिया है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया है, मुझे निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो ये क्यों निकालना है या ये क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो, कोई भी एक फर्म इमेजिन करो या कोई भी एक बिजनेस इमेजिन करो, क्या उस बिजनेस ने जितना भी प्रोडक्शन किया एक साल भर में, क्या वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन का प्रॉफिट कहला जाएगा?
या वो पूरा का पूरा पैसा, अगर अपन एकदम लेमैन टर्म्स में समझे, पूरा पैसा क्या उसकी पॉकेट में जाएगा, या फिर पूरे साल में फैक्ट्री की मशीन्स खराब हुई थी वहां पैसा लगेगा, कुछ सोफे वगैरह जो एम्प्लॉइज यूज करते थे उनको रिप्लेस करना पड़ा वहां पैसा लगा, मशीनें रिप्लेस करनी पड़ी, कुछ खराब हो गया पेंट दोबारा कराना पड़ा, साल भर में ये सब चुटपुट चीजें होती रहती है, इनको मरम्मत कराने में या रिप्लेस करने में भी तो पैसा लग रहा है। तो क्या जितना पूरा प्रोडक्शन हुआ पूरा का पूरा मेरी पॉकेट में गया? नहीं गया ना, कुछ ना कुछ, इसको बोलते हैं अपन वियर एंड टियर। ये जो खराब हुई चीजों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं सुधारने में, इनको बोलते हैं वियर एंड टियर। यूज की वजह से चीजें खराब होती है। इसमें जो मेरा पैसा जा रहा है वो प्रोडक्शन में नहीं लग रहा ना, वो एक तरीके से मेरा नुकसान हो गया, तो मैं उसको क्या बोलूंगी? मैं उसको बोलूंगी डेप्रिसिएशन। और अगर मुझे एकदम एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है ना प्रोडक्शन की, तो मैं क्या करूंगी? मैं ग्रॉस में जो भी मेरा जीडीपी निकला, ग्रॉस निकला, उसमें मैं माइनस कर दूंगी डेप्रीसिएशन। जैसे ही मैं डेप्रीसिएशन माइनस कर दूंगी, जो वैल्यू मेरी बच गई वो हो गई नेट, और वो एक्चुअल या रियल वैल्यू मुझे बताकर दे रही है कि भाई ये पैसा एक्चुअली में मेरे पॉकेट में जा रहा है। सेम इसी तरीके से एक पूरी कंट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है, उस टोटल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का पूरा पैसा थोड़ी ना पॉकेट में चला जाता है, उसमें कुछ ना कुछ खर्च तो वियर एंड टियर में भी होता है ना, जिसको अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसी डेप्रिसिएशन को जब आप ग्रॉस की वैल्यू में से माइनस कर देते हो, तो जब आप रियल वैल्यू के बहुत करीब पहुंच जाते हो, उसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल सेकंड गोल्डन रूल हो गया। अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो मैं माइनस कर दूंगी यहां पर डेप्रीसिएशन। सिंपल। तो ये हो गया एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इस तरीके से हम 8 अलग अलग एग्रीगेट्स पढ़ते हैं, और आठों के आठों एग्रीगेट्स को कैसे निकालना है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक एक चीज हम कंसेप्चुअली क्लास में समझते हैं, और क्लास में वहीं के वहीं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इस बार का जो सीएसईटी का आपका पैटर्न होने वाला है वो स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है इन द टर्म्स ऑफ पेपर। सिलेबस काफी हद तक मैं बोल रही हूँ, मतलब अपन समझ सकते हैं 65-70%, 30% वो भी चेंज है, बट 65-70% तक सिमिलर सिलेबस है, लेकिन आपके सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया है। क्या इस बात पे आपने ध्यान दिया? आप पहले इकोनॉमिक्स पढ़ते थे सीएसईटी का सब्जेक्ट, अब इसको बोलेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये क्या हो रहा है? ये जो हल्का सा हेर फेर है, ये बहुत बड़ा हेर फेर है। इकोनॉमिक्स एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट होता है, इस ब्रॉड कंसेप्ट का एक छोटा सा पार्ट होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स को जब हम एज अ टूल, या इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को जब एज अ टूल हम यूज करते हैं बिजनेस डिसीजंस लेने में। मान लो मेरा कोई बिजनेस है, मैं जूते बेचती हूँ, प्रोड्यूस करती हूँ और जूते बेचती हूँ मैं मार्केट में। मुझे देखना पड़ेगा ना मार्केट में उन जूतों का, उस टाइप के जूतों की इस प्राइस पर डिमांड है भी कि नहीं। तो ये जो मैं मार्केट का एनालिसिस कर रही हूँ डिमांड देखने के लिए, जिसको हम बोलते हैं डिमांड एनालिसिस, ये किस चीज का कंसेप्ट है? इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। मैंने यूज किस चीज में किया? अपने बिजनेस डिसीजन को लेने में यूज किया। इसी पार्ट को हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। और क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को बिजनेस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलेंगे। अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको सब्जेक्ट का बेसिक समझ में आ गया होगा। आपको मेरे बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई है। सीएसईटी के और भी तो सब्जेक्ट्स आते हैं, यस। सीएसईटी में और भी आपको सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन पूरा का पूरा 100 नंबर का आने वाला है, और ये पूरे कम्युनिकेशन का ध्यान आपका मुस्कान मैम रखने वाली है। अच्छा, इंग्लिश आज की डेट में ऑलमोस्ट सबको आती है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर, कि भाई इस सेंटेंस में इज एंड दी आर कहां लगा और क्यों लगा, ये ग्रामर बहुत कम लोगों के आती है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट मुस्कान मैम इज द वन जो कभी इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होती, इतने आराम से बताती है, मैम ये तो प्रेपोजिशन है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं लग सकता, यहाँ पे लगेगा। कम्युनिकेशन स्किल, आप आगे जाके जब सीएस बनते हो तो आप केएमपी कहलाते हो, आप बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करते हो, वहां आपको आना चाहिए ना अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का आपका बहुत अच्छे से ध्यान मुस्कान मैम रखने वाली है।
सेकंड नंबर पे जो एक नया सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस हुआ है CSET में, जो पहले कभी नहीं था, इज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब काफी सारे बच्चे डरते हैं कि मैम अकाउंट्स आ गया CSET में, ओ माय गॉड, बट ये अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म सोचो, आपको एग्जीक्यूटिव में जाके इन एनी केस CAFM पढ़ना पड़ता है, वहां अकाउंट्स पढ़ते हैं। तो अभी से अगर आप फंडामेंटल्स या बेसिक्स आपके क्लियर रहेंगे तो आपके लिए एग्जीक्यूटिव आसान हो जाएगा। और भाई, हु अदर देन द वेरी सिनोनिम ऑफ अकाउंट्स, CA CS, हरीश मतारिया। मतलब लॉ की डिग्री भी नहीं छोड़ी शायद उनने हमारे लिए, क्या पता लगाते ना हो शर्म के कारण, लॉ भी कर लिया, CA भी किया, CS भी किया, अभी पता नहीं कुछ तो भी और ही कर रहे हैं। अकाउंट्स के मतलब नींद में आप हरीश सर को उठा दो और बोल दो कि सर अकाउंट्स का ये कंसेप्ट है, एक बार जरा बता देना, उनके खून में बहती, रगों में बहती अकाउंट्स। और कैसे ना हो, 15 साल से ज्यादा का अगर टीचिंग एक्सपीरियंस, वो भी सिर्फ एक सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज के साथ हो, तो हु अदर देन दैट पर्सन कुड टीच यू द बेस्ट। तो अकाउंट्स आपको पढ़ाएंगे श्री CA CS हरीश मथारिया सर। नेक्स्ट अपना आ जाता है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट। ये दोनों सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो इको एंड बिजनेस एनवायरमेंट मैं आपको क्लास में पूरा कवर करवा के दूंगी, बहुत आसान तरीके से। हमारा अप्रोच क्या रहेगा, रटेंगे नहीं, समझेंगे, समझेंगे तो अपने आप याद रह जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके दो सब्जेक्ट्स बचते हैं, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस मैनेजमेंट। Business laws, the very, very, very famous duo VV and CC. Vikas Vora sir, who is a CS, and Chirag Chotrani sir, who has done his law from one of the very prestigious universities, Symbiosis. ये दोनों मिलकर आपको अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लास में चैप्टर्स कवर करवाएंगे और लॉ कवर करवाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, CS वासुदेव ज्ञानचंदानी सर। अच्छा, अगर आपने आज तक उनके लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो आई वुड इंसिस्ट कि भाई यूट्यूब पे जाओ, कोई भी चीज पढ़ा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट, एक बार जाके अटेंड करके आओ। इतने प्यार से, इतने घुस घुस के एग्जाम्पल्स के साथ, मतलब मैं तो इंटरेस्टिंग के लिए लेक्चर देखने के लिए गई थी कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं, ये यूट्यूब पे लेक्चर चल रहा है, मेरे को पता ही नहीं चला आधा घंटा कब बीत गया। सो एकदम आप सब्जेक्ट में डूब जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई हम तो पढ़ाई करके निकल गए, ये तो लेक्चर था। इतना डीपली आप कंसेप्ट में डूब के और इंटरेस्ट के साथ पढ़ के बाहर आओगे। So this is the entire team for your CSET attempt। हाँ, सिलेबस चेंज हुआ है, हाँ कुछ कुछ नई चीजें आई हैं, डर लग रहा है, कोई बात नहीं। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, यस अकेडमी हैज ऑलवेज बिन देयर फॉर इट्स स्टूडेंट्स, उसी तरीके से आगे भी हम बने रहेंगे। और अभी शायद सुन के आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या बोल रही है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये जो सिलेबस चेंज हुआ है, जो अकाउंट्स नया आया है, या जो भी आपके चैप्टर्स या सब्जेक्ट्स नए आए हैं, ये आपको एग्जीक्यूटिव में बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जो अब डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया है ना आपका, राइटिंग में लिखना पड़ रहा है, ये आपको एग्जीक्यूटिव में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि पहले सीधे आपको एग्जीक्यूटिव में राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। अब आप CSET से ही अपनी राइटिंग स्किल्स को अच्छा खासा बनाकर और लेकर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आई डोंट थिंक आई नीड टू से दिस कि वाई यस अकेडमी फॉर CS। आई थिंक बेस्ट अकेडमी फॉर या मोस्ट लव्ड अकेडमी फॉर CS का जो नाम है, जो खिताब है, वो बच्चों ने ही हमको दिया है। हमेशा से विकास सर बोलते आए हैं कि भाई हम अलग से एडवर्टीजमेंट करने की, हमको लमसम खर्चे करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा वर्ड ऑफ माउथ ही काफी है। आर किड्स आर आर बिगेस्ट एडवर्टीजमेंट एंड स्पोक्स पर्सन। हमारे बच्चे जहां पर भी जाते हैं, अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि हम वी हैड अ फ्यू जजेस मूड कोर्ट कंपटीशन के लिए, जो अब बड़ी बड़ी फर्म्स वगैरह CS के फर्म्स हैंडल कर रहे हैं, वहां टॉप पोजीशंस में। हर जगह वो बोलते हैं कि सर आपके स्टूडेंट्स तो मिल ही जाते हैं, ये इस एकेडमी के ही स्टूडेंट्स हमको मिलते हैं, ऐसा लगता है हमारे जूनियर्स आ गए। तो इस चीज में बोलने की जरूरत ही नहीं है। बट CSET का अगर आप कोर्स लेते हैं तो हम क्या क्या ऑफर करेंगे एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ। आपको मिलने वाला है यहाँ पूरा का पूरा राइटिंग प्रैक्टिस। अच्छा, वीडियो लेक्चर्स तो ऑब्वियसली रहेंगे, फेस टू फेस आओगे तो फेस टू फेस लेक्चर्स रहेंगे। दोनों भी नहीं कर सकते हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे सकते हो, कोई बात नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू भी अगर आप देख रहे हो तो भी आपके डाउट्स आराम से सॉल्व हो जाएंगे, व्हाट्सएप के थ्रू और गूगल मीट्स के थ्रू। इसके साथ साथ पूरा ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं ना, कलर्ड, एक एक चीज हाईलाइटेड पिक्चर्स के साथ, ये पूरे के पूरे नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, आपकी चॉइस है, जैसे लेना है लो। साथ ही साथ क्लास में टीचर्स आंसर राइटिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस करवा के देंगे। मैम इतना सारा पढ़ के फिर टेस्ट भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्वियसली। जब तक हम टेस्ट सॉल्व नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा तैयारी हुई कि नहीं। और मैम टेस्ट अगर सॉल्व कर रहे हैं तो चेक करके मिलेगा कि नहीं, ऑब्वियसली चेक करके मिलेगा, तभी तो पता चलेगा कि मार्क्स कितने आ रहे हैं। सो एवरीथिंग। अच्छा, यहाँ खत्म नहीं हो रहा,
फ्री कोर्स भी, 3 फ्री कोर्सेस हमने इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके लिए जनरली आपको पैसे देकर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सबसे पहले सीएस की मेंटरशिप, सारा का सारा आपका सीएस का जर्नी प्लान, वी आर गोइंग टू डू इट। दूसरा, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके लिए ट्रस्ट मी ऑन दिस बच्चे अलग से कोर्स करते हैं, बट क्योंकि हमें पता है कि आपकी पूरी सीएस की जर्नी हमारे साथ ही रहने वाली है, तो हम ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग आपको साथ में प्रोवाइड करवाएंगे। एंड लास्ट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर कोर्स, क्योंकि कई बार आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा होता है, लेकिन उतना अच्छा प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं रहता, उसके कारण आप लाइफ में थोड़ा सा पीछे रह जाते हो। ये ना हो, इस चीज के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये तीनों कोर्सेस हमने इंक्लूड किए हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा मैम, ये सब चाहिए हमको, कांटेक्ट कैसे करें? भाई ये देखो ना, नंबर दिख रहा है इधर, 8888235235, तो यही इसी नंबर पे आराम से कॉल करो, 8888235235 पे कॉल करो। ऑफिस में कॉल आएगा, किसी भी टीचर से बात करनी है वैसे बोलो। ऑफिस वालों के पास तो ऑनेस्टली हमसे भी ज्यादा नॉलेज है, वो तुमको सब कुछ बता देंगे, एक एक चीज डिटेल में। कॉल करो, बात करो, काउंसलिंग लो, डिसाइड करने में हेल्प चाहिए तो किसी टीचर से बात करवाओ, काउंसलर से बात करवाने के लिए बोल दो। इट्स योर लाइफ, योर डिसीजन, टेक इट वेरी 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 वाइजली। ऑल द वेरी बेस्ट। I'll see you guys in class.